नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सन 2025। आज संडे के दिन आप सभी को गणित की क्लास मिल रही है, ठीक है। और आइए गणित में आज हम संख्याओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको इस चैनल पर ट्रिक के साथ सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो आइए गणित में भी हम ट्रिक के द्वारा ही आपको इस क्लास की तरफ ले चलते हैं। आइए, ट्रिक है, एक नहीं है भाज्य अभाज्य, दो होता है सम आभाज्य, दो से कटती सम बन जाती, शेष बचे विषम कहलाती। अभारूढ़ सम दो की बात, जीरो देखो सम हो जाए। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। एक नहीं है भाज्य अभाज्य, प्रश्न लिखकर आ जाता है कि एक संख्या एक जो है हमारी वो कौन सी संख्या है। तो भाज्य है, अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो आप क्या बताएंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, अब आता है दो होता है सम आभाज्य। दो होता है सम आभाज्य का अर्थ क्या है, दो सबसे छोटी सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, और उसके साथ में अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यहां देखिए लिखा है अभारूढ़ सम दो की बात। अभारूढ़ सम दो की बात, तो अभारूढ़ सम दो की बात अर्थात इसका मतलब क्या है, अभाज्य तो है ही, सम भी है और उसके साथ में रूढ़ संख्या भी है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या। ठीक है, तो ये आपके दो संख्या दो से संबंधित 3 पॉइंट हैं आपके पास कि ये सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जीरो देखो सम हो जाए, तो इसको हमने आगे बताया है कि यहां देखिए जीरो जो होता है वो सम हो जाता है। जीरो कैसा होता है, एक सम संख्या है। जीरो कैसी संख्या है, तो एक सम संख्या है। बीच में हमने क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको आप सम और विषम भी समझ लीजिए। दो से कटती सम बन जाती, शेष बची विषम कहलाती। जो संख्याएं दो से कटती हैं उन संख्याओं को हम सम कहते हैं, और जो पूर्णतः दो से नहीं कटती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिखा है वह समस्त संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और वो संख्याएं होंगी कौन सी, तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझिए। ट्रिक है इका अंक में 24 68। इका अंक में 24 68, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको याद करना है। इका अंक में 24 68, जीरो होता 7। अगर इकाई अंक में 24 का अर्थ है 2 और 4, 68 का अर्थ है 6 और 8, इका अंक में 24 68 जीरो होता 7, और जो लास्ट वाला अंक होगा आपका जीरो अर्थात शून्य। इका अंक में 24 68 जीरो होता 7, दो से विभाजित हो जाता। दो से विभाजित हो जाता, दो से क्या हो जाता, विभाजित हो जाता जब कटने की हो बात। जब कटने की क्या हो, बात हो। तो इकाई अंक में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 अगर नजर आ रहा है आपको, तो वो संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित होगी। इका अंक में 24 68, इका अंक में 24 68 जीरो होता 7, 2 से विभाजित हो जाता है जब कटने की बात। अर्थात देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में, संख्या का अंत क्या है, इकाई अंक है। संख्या का जो अंत होता है वो इकाई अंक पर होता है, ऐसा समझो। तो अंत जो है इकाई अंक है। इकाई अंक में 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। यदि मिल रहा है आपको तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आगे आइए। शेष बचे विषम कहलाती। शेष बचे विषम कहलाती, विषम माने विषम। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने यहां देखा कि जीरो, जीरो देखा, तो जीरो के आगे कौन सी संख्या है, 1। अर्थात इकाई अंक में अगर 1 दिख जाएगा तो वो हमारी क्या है, विषम संख्या है। 2 के आगे 3, तो वो जिसके इकाई अंक में 3 दिखेगा वो विषम संख्या है। 4 के आगे 5 है, 6 के आगे 7 है, 8 के आगे
9 है। तो आप समझ गए। तो यहाँ देखिए 3 5 7, ठीक है, 11, यहाँ देखिए संख्या के अंत में 1 नजर आ रहा है, 19 9 23। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। 0 देखो सम हो जा, तो 0 जो है, शून्य है, वो एक सम संख्या है। अब इसकी भी कहानी समझनी होती है कि सम संख्या और विषम संख्या हम इसको कैसे जाने। तो देखिए, जो हमारी सम संख्या और विषम संख्या होती है, जैसे आपको पता है कि 1 और 3, अभी मैंने बताया कि वो विषम संख्या है, तो हमने विषम संख्याएं लिखी, ठीक है। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि विषम संख्या, तो आइए देख लीजिए यहाँ पर विषम संख्या को हमने लिखा 1 3 5 7, 1 3 5 7 लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद आगे हमारी संख्या जो आ रही है वो 9 है। आगे बहुत सारी संख्या है, तो इनमें देखिए अंतर हमारा कितने का है। यहाँ से अंतर हमारा जो मिल रहा है हमको, वो 2 का अंतर मिल रहा है। कितने का अंतर मिल रहा है? 2 का। यहाँ भी 2 का अंतर मिल रहा है। यहाँ जो अंतर है वो भी हमारा कितने का है? तो 2 का। यहाँ कितने का? तो 2 का अंतर है। तो आप बता देंगे 2 2 का अंतर है, ठीक है। अगर मैं इसके पहले 0 लिख देता, तो अब आप बताइए हमें कि क्या 1 और 0 के बीच का अंतर 2 है? नहीं है। क्या इसके बीच का अंतर 2 है? तो 2 नहीं। इसको इसलिए इसको काट दीजिए। ये यहाँ पर शो करता है कि विषम संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम सम संख्या की बात करें, किसकी बात करें? सम संख्या की, तो देखिए सम संख्या जैसे हमने लिखा 2 4 6 8, तो इस प्रकार से सम संख्या लिखते हैं। इसके साथ में हमने 0 लगा दिया। अब देखिए 2 से 4 जब हम पहुंचेंगे तो 2 का अंतर है, ठीक है। 4 से 6 तक पहुंचेंगे तब भी यहाँ हमको 2 मिल रहा है। 6 से 8 पहुंचे तो 2 का अंतर कितने का मिल रहा है? अंतर जो है हमारा 2 का ही है। लेकिन अगर हम 0 से 2 जाएं तो यहाँ भी तो अंतर हमारा 2 का है। तो ये सेटिस्फाई करता है कि जो 0 है वो एक सम संख्या है, क्योंकि अंतर हमारा समान है। जबकि विषम संख्या में 1 और 0 के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः यह विषम संख्या 0 नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी कुछ रह गया, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है एकमात्र अभाज्य संख्या का जोड़, एकमात्र अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका अंतर 1 है, वो संख्या कौन सी है? एकमात्र एक अभाज्य संख्या ऐसी है जिसके जोड़े का अंतर 1 है, वो कौन सी संख्या है? तो आप बता देंगे वो संख्या है 2 और 3। अगर 3 से 2 को घटा दिया जाए तो अंतर हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब वो जोड़ा जो अभाज्य संख्या है और उनके बीच का अंतर 1 है, ठीक है। जोड़ा पड़ोस में ही मिल गया, एकमात्र जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं, क्या लिखा है कि सभी अभाज्य संख्याएं 6n + 1 या 6n - 1, प्लस माइनस लगा हुआ है, या फिर ये इसके रूप का होगा, या फिर 6n ± 5 के रूप में होंगी। कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए। जैसे हम थोड़ी देर के लिए 7 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 2 और 3 को छोड़कर, इस पर यह नियम लागू नहीं होता। हमने ले लिया 7 संख्या। अगर हमने 7 संख्या को लिया तो हम इस पर यह नियम लागू करें। तो यहाँ देखिए हमने लिखा 6, और n की जगह पर हम 1 2 3 4 5 8 सो ऑन कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 1, क्योंकि 7 का पड़ोसी 6 और 6 का पड़ोसी 7 है, तो 6 कम 6 हो गया। अब हम यहाँ पर जोड़ दें तो हमको कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 7 मिल गया। अब आगे बढ़ें, और अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें कि 6 × 1 और माइनस कितना? 1, तो 6 कम 6, और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो ये हमारा 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं और लिख दें कि 6 × 4 + 5, तो आप जानते हैं 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया? 29, जो कि एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं यही करूं, यहाँ पर माइनस ले लूं, तो यहाँ 6 × 4 - 5, तो 6 चौक 24 - 5 कितना हो गया? 19 हो गया। तो 19 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 6 चौक 24 और +1 यहाँ कर दें तो वो 25 है, जो 25 पे लागू नहीं हो रहा। लेकिन अगर 6 चौक 24 - 1 कर रहे हैं तो लगभग जो संख्याएं होंगी वो 6n + 1 या 6n + 5,
या 6n-1 या 6n-5 के रूप की अभाज्य संख्याएं लिखी जा सकती हैं। इसको याद रखिए, कुछ अपवाद होंगे, ठीक है, इनको आप जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए लिखा है कि 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 तीन अभाज्य संख्याओं का एक मात्र समूह, 3 अभाज्य संख्याओं का एक मात्र समूह 3, 5 और 7 है, जिसमें 2 का अंतर, जैसे 3 से 5 पहुंचे तो 2 का अंतर है, 5 से 7 पहुंचे तो भी हमारा क्या है, 2 का अंतर ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब संख्या आती है कि जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? देखिए, वह अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर, वह अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं आपकी 5 और 7, ठीक। आप लिख सकते हैं 11 और 13, आप लिख सकते हैं 17 और 19, ठीक, एंड सो ऑन, बहुत सारी। अब आगे आते हैं कि अभाज्य संख्याएं। मेन है अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। या तो वो संख्या स्वयं होती है या उसके अलावा उसका एक गुणनखंड 1 होता है। माने जैसे हमने कहा कि 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 का स्वयं का गुणनखंड कौन है? 1 और 2 है, ठीक है। 3 ले लीजिए तो 3 अक्कम 3 होता है, 3 है और 1 है। लेकिन अगर हम 4 लें तो 4 अक्कम 4 तो है ही है, 2 दूना भी 4 है ना। तो इसलिए 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, तो इसके गुणनखंड कितने बन गए? 3। जबकि हमें अभाज्य संख्या के लिए गुणनखंड चाहिए कितने? 2 गुणनखंड चाहिए। तो इसलिए ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कितने? 2 गुणनखंड होते हैं, या दूसरे शब्दों में जो केवल स्वयं या 1 से विभाजित हो, अन्य से नहीं होती, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? तो आप बता देंगे, यौगिक संख्याएं। तो यौगिक संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनके कम से कम 3 या उससे अधिक गुणनखंड होने चाहिए, वो यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 4 के कितने? तो आप बता देंगे कि 4 के होते हैं कितने, यहां देख लीजिए, यहां देखिए जो 4 है, तो 4 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणे 4, 2 गुणे 2, ठीक है, 4 कम 4 हो गया। तो ये हो गया आपके, इसका मतलब इसके कुल गुणनखंड बन रहे हैं 1, 2 और स्वयं 4, ठीक है। और 6 आता है जैसे आपका, तो 6 के गुणनखंड हैं कितने? 1 है, 2 है, 3 है और स्वयं 6 है। तो इसके 4 गुणनखंड बन जाते हैं, अर्थात 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके तभी आपके क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्या कहलाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या, सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या कौन सी है? तो अभी आपने देखा कि सर्वप्रथम हमने 4 को लिखा, तो सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या जो है वो 4 ही है। कौन सी है? 4। इसको ध्यान रखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। सबसे छोटी ऋण संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? तो भी आपकी कितनी है? 2 है। यह भी हमने लिखा है अभा ऋण सम 2 की बात, ठीक। अब आते हैं आगे सह अभाज्य संख्या। ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं होती जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 और 5, इनका जो मासा होता है वो हमेशा 1 रहेगा। 13 और 15, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं, अर्थात 1 कॉमन है। 18 और 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका भी 1 ही रहेगा। इसके लिए ये सह अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है वो 1 से अनंत तक होती है, जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी। दूसरी आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब हम शून्य को जोड़ दें, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आपकी प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक में क्या शामिल होता है? पूर्णांक में वे संख्याएं शामिल होती हैं जो
ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और उनके साथ में जीरो शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक संख्या, फिर जीरो धनात्मक संख्या, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 16। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो P बटा Q होता है। कैसा होता है? P बटा Q होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और P बटा Q होता है जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर रहे हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर, तो आप जानते हैं उस पर लिख कर आता है कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। ठीक है। तो उससे हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अगर किसी संख्या के बटे 0 होता है तो उसका मान इन्फिनिटी लिखा जाता है, जो कि अपरिभाषित है। इसलिए यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा। P बटा Q रूप होता है परिमेय संख्या के लिए, इसलिए 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 4 बटा 3 लिख सकते हैं, 2 बटा 3 लिख सकते हैं, एंड बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। ये थी हमारी गणित की आज छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और हर संडे को आपको गणित की क्लास मिलेगी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद।